जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है वो बेहद कठिन परीक्षा मानी जाती है। साथ ही साथ हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार का प्रशासनिक ढांचा दिखता है उस ढांचे की जो प्रथम सीढ़ी है वह भी संघ लोक सेवा आयोग की ही परीक्षा है। हमारे बीच इसी कठिनतम परीक्षा में अपना परचम लहराने वाले ऋषभ देव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। ऋषभ जी, हमारे बीच इस कठिनतम परीक्षा में जो आपने अनुभव प्राप्त किया है वो साझा करने वाले हैं, हमारे दर्शकों के बीच साझा करने वाले हैं। ऋषभ जी, सबको अच्छा लगता है, तो जैसे ही आपको ये रिजल्ट की जानकारी मिली उस समय में आपको जो अनुभूति होती है वो कैसी अनुभूति हुई? सबसे पहले तो सर एक रिलीफ की फीलिंग आती है कि फिर से ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर खुशी होती है कि अपने पेरेंट्स का, अपना खुद का स्ट्रगल जो अभी तक कर रहा है वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मैंने जैसे ही रिज़ल्ट का पता चला फिर अपनी माँ को बताया और फिर अपने पिताजी को बताया उसके बारे में। अच्छा, आप जैसे कि आपका जो मतलब शैक्षणिक बैकग्राउंड है वो आपने शायद डीपीएस से आपने वो स्कूलिंग आपकी हुई है, फिर आपने मेडिकल में भी अपना आजमाया है, इंजीनियरिंग में भी आपने फिर ये दोनों को छोड़ करके फिर आपने लॉ को भी आजमाया और फिर आप इस दिशा में आप बढ़े हैं। तो क्या लगता है कि आपका बिल्कुल फोकस और गोल जो था बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट था, पहले से ही आपने तय कर रखा था कि यहीं जाना है? वैसा तो कभी सोचा नहीं था जी, कभी ऐसा प्लान नहीं था। प्लान तो हमेशा से मतलब एक अच्छे मेरा पहले इंजीनियरिंग की परीक्षा क्वालिफाई करके फिर मैंने इंजीनियरिंग नहीं करने का डिसाइड किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो काम नहीं करना चाहूँगा बाद में। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कि नहीं, मुझे मतलब उसमें मज़ा नहीं आएगा। बहुत अच्छा। और अपना मतलब जो पैशन होता है हाँ, वो आपने इसमें तो महसूस नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मेरा मैथ्स बायो था 11th-12th में, तो फिर मैंने सोचा कि अब मेडिकल की तरफ देखते हैं। तो उसमें भी मतलब अच्छे नंबर आए थे, लेकिन उसमें भी फिर वही मैंने सोचा कि मैं अपना फ्यूचर वैसे जो देख रहा था वो मुझे पसंद उतना नहीं आया। उसमें भी लगा कि नहीं, इसमें भी हम मतलब फिट नहीं बैठते हैं कि कुछ अच्छा और अच्छा करना, कुछ और डिफरेंट कुछ करना था। फिर मैंने क्लैट की परीक्षा दी, उसमें अच्छे नंबर आ गए। मेरा NUJS कोलकाता में दाखिला हो गया जो कि वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स है इंडिया का। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा एप्टीट्यूड ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा अच्छा था बशर्ते साइंस में। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और फिर मैं उसमें आगे बढ़ा। और उसमें भी प्लान कभी UPSC के लिए तैयारी करना नहीं था। प्लान था कि मैं अच्छे ग्रेड्स थे मेरे तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती कॉर्पोरेट लॉ में। वो तो है। लेकिन फिर आ गया कोरोना वायरस और मैंने तब देखा कि इतने सारे लोग हैं जो कि जिन्हें कि अपने जान पे रिस्क लेके बाहर निकलना पड़ रहा था ताकि वो अपने घर पे खाना रख सके। हाँ, खाना मतलब ला सके, बिल्कुल ग्रहण कर सके, जबकि उन्हें पता था कि बाहर में मौत का खतरा है। बिल्कुल। तो वो मैंने देखा। फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे बैकग्राउंड वाला अगर विद्यार्थी या छात्र अगर वो समाज के लिए कुछ नहीं करेगा, देश की सेवा करने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर तो वहाँ से प्रेरणा आपने प्राप्त की। जी। अच्छा, ये जो पूरा आपका ये जीवन चक्र है तो इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे आपके पिताजी भी अच्छे पद पर हैं, माताजी भी मुझे लगता है कि जो काफ़ी बढ़िया स्थान पर हैं, तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी मैंने देखा है काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, किसी समूह से? किससे ज़्यादा प्रेरणा आपको प्राप्त हुई? सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिली मेरे घर में ही मेरी माँ को देखकर। अच्छा। कि जब मेरी माँ 14 वर्ष की थी तब मेरी नानी गुज़र गई थी और उसके बाद फिर काफ़ी कम उम्र में माँ की शादी हो गई थी। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने पूरे परिवार की छोटी सी उम्र से माँ ने उठाई थी और उसके बाद फिर माँ बनने के बाद भी उन्होंने फिर मास्टर्स और फिर बाद में PhD तक
कर लिया। और मैं उन्हें देखता था और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होता था कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग, यानी पूरे परिवार को बांधते हुए फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। जी, और उसके साथ मेरी परवरिश भी की काम करते हुए भी। तो माता जी और पिताजी दोनों का, और पिताजी भी मेरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मुझे हर कुछ भी, मैं क्विज़ में जाता था, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जिसमें मेरा मन करता था वो मुझे जाते थे, वो मुझे छोड़ते थे, मेरा इंतज़ार करते थे वहाँ पे और फिर मुझे लेकर आते थे। तो मेरे माता पिता दोनों ने शुरू से मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा कहा कि तुमको जो करना है तुम बस अपने फुल एफर्ट के साथ करो, बाकी हम लोग तो तुम्हारे साथ हैं। अच्छा ऋषभ जी, इन पूरी भूमिका में गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु आप किसको मानते हैं? गुरु तो मुझे बहुत सारे मिले हैं। मुझे तो लगता है कि जो आपको सही दिशा दिखा दे वही गुरु है। तो स्कूल में भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने कि पहले ही मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कुछ अच्छा करने का, तो फिर तुम उस पर काम करो। फिर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गुरु मिले जिन्होंने कि मुझे सोचने का नया तरीका सिखाया, मेरे पर्सपेक्टिव्स को खोल कर दे दिया। और फाइनली मुझे यूपीएससी की तैयारी में भी कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने कि यूपीएससी के सिलेबस को ही समझने में, पढ़ने में मेरी काफ़ी मदद की। तो आप तो रांची में रह करके ही आपने ये क्रैक किया है, तो रांची में रह करके क्रैक करना, बहुत सारे बच्चे दिल्ली चले जाते हैं, इलाहाबाद चले जाते हैं, तो रांची में रह करके क्रैक करने का कहाँ से सूझा आपको, और यहाँ कैसे कर लिया आप? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। रांची के लिए मैंने सोचा कि दिल्ली अगर जाऊंगा तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारी एंसिलरी चीज़ों का, कि घर कहाँ, रेंट कहाँ से करना है, मेड आएगी कि नहीं, खाना कहाँ से बनेगा, फिर ट्रैवलिंग का सब कुछ। और घर पर है कि एक घर पर मेरे माहौल था कि जहाँ पर माता पिता भी दोनों वर्किंग थे, तो घर पर मैं अकेला ही रहता था ज़्यादा समय, तो पढ़ाई भी कर सकता था और घर पर बाकी सारी सुविधाएं तो अवेलेबल रहती ही है। और क्या मतलब हमको लगता है कि जो मतलब कहाँ से आपने इसके लिए तैयारियां शुरू की, जो मैटर है, शैक्षणिक चीज़ें हैं, कहाँ से आपने प्राप्त किया? जी देखिए, अभी तो अब इंटरनेट आ गया है तो सबके पास अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आसानी से अवेलेबल है और मटेरियल भी काफ़ी आसानी से अवेलेबल है। आज से 20 साल पहले कोई यूपीएससी की तैयारी करता था तो दिक्कत थी कि मटेरियल था नहीं। आज दिक्कत है कि इतना सारा मटेरियल है कि लोग उसी में खो जाते हैं। तो फिर मैंने मतलब पहले 2-3 महीने मैंने मतलब यूपीएससी की तैयारी प्रॉपर तरीके से अपने 5th ईयर के बाद शुरू की। अच्छा, जब आप लॉ में 5th ईयर में थे उसी समय से आपने ये शुरू कर दिया? उसके बाद से शुरू कर दिया। अप्रैल 2022 में मेरा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम थे। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम था यूपीएससी का। तो 2 महीने में मैंने पढ़ा और उस समय मैंने थोड़ा रिसर्च की, यूट्यूब पे देखा, पिछले टॉपर्स से सुना कि कौन से मटेरियल्स हैं, कौन सी बुक्स हैं जो कि वो रेफ़र कर रहे हैं, और फिर मैंने उनके थोड़ा देखा कि किसमें से कौन सी मेरे लिए सही लग रही है, जिसे मैं बार बार पढ़ सकूं, और फिर मैंने अपने रिसोर्सेज का सिलेक्शन किया। तो यहाँ से आप अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अब जैसे अभी जो पहले क्या होता था कि जो सोशल साइंस के जो बच्चे होते थे वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते थे, फिर बाद में साइंस वाले आए, फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग का इसमें काफ़ी दबदबा हुआ, अब लॉ के भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो क्या है आपस में, क्या है रिलेशन? मुझे तो लगता है कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसे ही मतलब एक समाज का प्रेशर रहता है इंजीनियरिंग और मेडिकल के तरफ बच्चों को भेजने का। हाँ, परिवार के तरफ से, हाँ। समाज के तरफ से, स्कूल के तरफ से भी बहुत बार रहता है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि कभी कभी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो वही फिर इसमें भी ट्रांसलेट हो रहा है, यूपीएससी में भी देखने को मिल रहा है। वैसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम के आने के बाद से मतलब लॉ स्कूल्स की क्वालिटी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, काफ़ी अच्छे सारे लॉ स्कूल्स आ गए हैं, तो उसके चलते भी लॉयर्स ज़्यादा उधर बच्चे ट्रांसफ़र होने लगे हैं। तो अब वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं इधर, और इसको मतलब अपना वो बना रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए हम लोगों को या हमारे दर्शकों को कि इस प्रकार की परीक्षा को पास करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ करना चाहिए? उसके लिए तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने पढ़ने के तरीक़ों को देखना चाहिए और पढ़ने के सही तरीके अपनाने चाहिए। जैसे कि 99% लोग जो हैं वो कि बस जाते हैं और पढ़ाई करने लग जाते हैं, किताब खोल के शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। जबकि मैंने थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया और कुछ साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स जो हैं उनको मैंने यूज़ करके ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से अपनी तैयारी करने की कोशिश की, उसको अपना पिलर बनाया। जैसे मैं बताऊं तो एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, इंटरलीविंग, ये 3 कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें मैंने अपना पिलर बनाया तैयारी का, और फिर उनके सहारे मैंने अपनी तैयारी की। तो ये काफ़ी मतलब ये अच्छा, स्कूलिंग के समय में कभी आपको ऐसा लगा कि हमको यहाँ जाना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है? स्कूल में तो सर वैसा कुछ लगता नहीं था। स्कूल में बस लगता था कि कैसे आज का दिन ख़त्म हो जाए, अच्छा, फिर स्कूल से घर जाके फिर खेलने दोस्तों के साथ जा सके। उस समय कभी ऐसा सोचा नहीं, इसीलिए शायद काफ़ी इधर उधर मैं रहा हूँ अपने लाइफ में। लेकिन अब फाइनली एक ये बोला जाता है कि नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, तो वो मुझे लगता है कि अब मेरे साथ थोड़ा बिल्कुल। अच्छा, आपने तो पहली बार में आपने क्रैक किया है कि दूसरी बार में? ये दूसरा अटेम्प्ट, पहला कॉलेज के साथ साथ दूसरा। अच्छा, तो दूसरी बार में किया आपने। तो जब दूसरी बार अपने पढ़ाई प्रारंभ की तो उसमें कुछ चेंज किया आपने कि पहले ही के पैटर्न पर आप वो किया आपने? पहली जो मैंने पहला जो अटेम्प्ट दिया था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि मेरी तैयारी ही नहीं हुई थी। 2 महीने में मैं कुछ हल्का फुल्का पढ़ के ही दे गया था। यानी 5th आपने वो एग्जाम जब देने का समय हुआ तो उसकी भी तैयारी चल रही थी और इसकी भी आपने धीरे धीरे सिर्फ वही नहीं, और मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में मैं इकोनॉमिक्स का टीचिंग असिस्टेंट भी था। अच्छा, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो उसके चलते मुझे कुछ क्लासेस पढ़ाने थे, एक रिसर्च पेपर लिखना था और फिर क्वेश्चंस क्रिएट करने थे एग्ज़ाम्स के लिए। तो उस सब में भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता था। तो फाइनली कॉलेज जब ख़त्म हुआ तब मुझे टाइम मिला इसके लिए पढ़ने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ जब जानता हूँ कि कुछ साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है तो उनको यूज़ क्यों नहीं करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी तैयारी बिखरी नहीं रहे, इसीलिए मैंने खुद के अपने नोट्स बनाने की कोशिश की है कि जो भी मैं किताब से, जहाँ से भी किसी कोचिंग के मटेरियल से पढ़ता था या ऑनलाइन भी कुछ पढ़ता था, ज़्यादातर तो मेरा मटेरियल ऑनलाइन ही रहता था, उसको मैं फिर एकदम शॉर्ट में ऐसे लिखने की कोशिश करता था कि एग्ज़ाम से पहले वाले दिन मेरा रिवीजन पूरे सब्जेक्ट का हो जाए, एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाए। नहीं तो फिर आपकी बिखरी तैयारी रहती है। और एक दिन में अगर आपके पास ऐसे नोट्स हैं कि आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लें तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है कि मैंने जितना कुछ पढ़ा है साल भर में मुझे सब हमने देख लिया। दूसरा होता है कि आप जब परीक्षा में जाते हैं और कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो आपको समझ में आ जाता है कि इतना पढ़ने के बाद भी ये मुझसे नहीं बन रहा है, मतलब ये मुश्किल सवाल है, और आप फिर उसमें उस हिसाब से अपना रिस्क एपेटाइट चेंज कर सकते हैं। दूसरा फिर मैंने ये किया, और ऐसे ही मेंस के लिए भी मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे जो कि घर से एग्जाम हॉल जाते जाते एक पेपर का रिवीजन हो जाए पूरा, और फिर बीच में जो गैप मिलता है 2 पेपर के बीच में उसमें भी एक जो पेपर है वो रिवाइज हो जाए। वैसे मैंने नोट्स बनाया, मेरा एंड गोल यही था कि ऐसे नोट्स हो जाने चाहिए कि एक हफ्ते, एक दिन, 1 घंटे में वैसे रिवाइज हो जाए। तो ये आपने खुद रिसर्च किया कि कहीं से ये आपने कहीं से किसी से प्राप्त किया, किसी के माध्यम से आपको मिला ये टेक्निक की, आपने खुद इसको विकसित किया? ये तो मैंने मतलब कुछ चीज़ें मैं काफ़ी पहले से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स के बारे में पढ़ता रहता था, तो उनके बारे में मुझे पता चला। फिर मैंने सोचा कि इसे ये यूपीएससी की तैयारी में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो मैंने उसे फिर बदला। जैसे एक मैनेजमेंट टूल है, प्रोडक्टिविटी टूल है नोशन, उस पर मैंने एक डेटाबेस बनाया जिसमें कि मुझे बस मैंने फॉर्मूला डाल के ऐसा कर दिया कि मुझे बस डालना रहता था कि मैंने किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ा है, वो मुझे आगे के रिवीजन के कितनी बार उसको रिवाइज करना है बता देता था। और उस तरह से मैं अगर बस वो करते जाता था तो मुझे 4 महीने में मैं 7 बार एक टॉपिक रिवाइज कर लेता था। मैंने उसे वैसे स्पेस करके रखा था, तो मेरा एक टेंशन खत्म हो गया कि रिवाइज क्या करना है। रोज़
ये लगता है कि क्या पढ़ें। आप एक सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो, 2 महीने तक रिवाइज करते रहते हो, दूसरे तीसरे सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो मैंने सबको साथ में मिलाकर चलने के लिए इसको इंटरलीविंग और स्पेस इस टूल का आपने उपयोग मैंने वो अपने लिए बनाया था, नहीं वो कहीं अवेलेबल, तो मैंने पहले खुद बनाया, का आपने डेवलप किया। हाँ, तो मुझे बस सुबह में उठ के देखना रहता था कि आज क्या रिवाइज करना है, टॉपिक्स की लिस्ट देख लेता था, उसको रिवाइज करके अपडेट कर देता था, वो नेक्स्ट डेट खुद ब खुद बता देता था। अच्छा ऋषभ जी, एक चीज़ और बताइए कि जैसे ही आपको ये रिजल्ट का पता चला कि हम सफल हो गए, कुछ अपनी मानसिकता में या कोई अपने व्यवहार में कोई चेंजेस आपको महसूस हुआ कि मैं तो अब हो गया, ऐसा कुछ दम खम बल आत्मबल विश्वास ऐसा कुछ? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फील हुआ, क्योंकि पहले से ही आत्मविश्वास की कमी थी नहीं। मुझे लगता था कि ये बस एग्जाम है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो मैं एक अच्छा वकील बनता, बिल्कुल ठीक, अधिवक्ता बनता। ये हो गया तो एक अच्छा ऑफिसर बनूंगा। यानी ये ऐसा कुछ अनुभव आपको नहीं हुआ कि नहीं ऐसा से ऐसा हो गया तो मैं ऐसा हो गया, ऐसा कुछ? और होपफुली जानने वालों को भी वैसा अनुभव ना हो रहा हो कि बदल गया हो। ठीक बात है, ठीक बात है। तो अच्छा, आपको जैसे बहुत सारे ऐसे जो सफल लोग होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, उसके कुछ न कुछ प्रेरणा स्रोत होते हैं। कोई ऐसा राष्ट्रीय लीडर होगा, आध्यात्मिक लीडर होगा। तो आपका इस क्षेत्र में आने में कौन से, मतलब इस सफलता के लिए आप किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? ऐसे कुछ? एक दिव्या देवरंजन करके मैम है, IAS ऑफिसर। वो जब एक ट्राइबल एरिया में पोस्टेड थी, तो उन्होंने जाके सबसे पहले वहाँ पर उनके लोकल लैंग्वेज को सीखने की कोशिश की, ताकि वो उनकी समस्या का उन्हीं की भाषा सीख कर ही अच्छे से निवारण कर सकें। और उन्होंने वहाँ पर ऐसा काम किया कि वो जब वहाँ से चली भी गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद भी उन्होंने एक गांव उनके नाम पर रख दिया, देवांगुड़ी करके, दिव्यांगुड़ी करके। तो वो मुझे मतलब ऐसे ऑफिसर्स की जो कहानी थी वो काफ़ी मोटिवेशनल। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर हैं, उन्होंने क्राउड फंडिंग करके अपने गांव में के पास 1 किलोमीटर की रोड बना दी। तो वो जो कहानियां हैं वो मुझे इंस्पायर करती थी, और उन्हें मैंने प्रेरणा स्रोत बना, अपना आदर्श बनाया। जी। क्या मन में क्या भाव है, मतलब आने वाले समय में जब आप प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे, मुझे लगता है कि मतलब पुलिस सेवा में आप जाएंगे, तो क्या करेंगे, क्या चेंज आपके मन में क्या लगता है, क्या चेंज लाएंगे आप? अभी तो खैर फाइनल सर्विस एलोकेशन आई नहीं है, लेकिन इस रैंक पे यूजुअली लोग पुलिस सर्विस में ही जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर बनता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं जिस एरिया में हूँ, मेरे अंदर जो जुरिस्डिक्शन में है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई क्राइसिस ना हो, लोग सेफ फील करें। अगर मैं पुलिस में रहूँ, मैं वहाँ पे ऑफिसर हूँ, तो लोग फील करें कि पुलिस जो है वो उनकी सेवा के लिए है, और लोग पुलिस की मदद लेने से हिचकिचाएं नहीं। आई थिंक अगर ये चेंज मैं जहाँ पर भी जाऊँ मैं कर लूँगा कि पुलिस से जो साक्षात्कार होता है लोगों का, उसमें अगर उनकी झिझक ख़त्म हो जाए, मुझे लगता है ये एक खुद में ठीक ठाक उपलब्धि हो जाए। उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप ऐसा कर दे तो सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्ति पुलिस का नाम सुनते ही उसको लगता है कि पता नहीं कहाँ जाना पड़े मुझे। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको व्यवस्थित करना चाहेंगे जी। और आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो अभी तो लक्ष्य मतलब उतना ज़्यादा मैं लक्ष्य बनाकर चलता नहीं हूँ, बट अब तो सर्विस करनी है, तो पहले तो ट्रेनिंग करना है। मतलब शॉर्ट टर्म लक्ष्य तो वही है, उसमें सीखना है कि कैसे काम करना है। फिर जो भी सर्विस, जो करियर मिलता है, उसमें फिर एक अच्छा ऑफिसर बन के अपना नाम बनाना है, और मतलब ऐसा कर अपने काम को ईमानदारी से करना है, जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, आई थिंक। और ताकि मैं जब बाद में रिटायर करूं तो मैं एक सेटिस्फाइड इंसान के जैसे रिटायर कर सकूं, कि मेरे बल में और मेरे हाथ में जितना था उतना मैं कर सकूं। मैंने किया जी, अपने तरफ से मैंने कुछ छोड़ा नहीं। जी। देश के बारे में आपका क्या विचार है? देश के बारे में तो मुझे लगता है कि अब जब जैसे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम लोग अब अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और हमने विकसित भारत का संकल्प भी ले लिया है, तो मैं काफ़ी खुद को
मतलब लकी मानता हूँ कि मैं इस समय देश के प्रशासन में एंट्री ले रहा हूँ, जबकि हम लोग विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे सरकार बोलती है कि कर्मयोगी बनना है, तो मैं भी अपने तरफ से एक छोटा सा कर्मयोगी बनने की कोशिश करूँगा। और जो अब जो नए बच्चे हमारे इस क्षेत्र में आएंगे, उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे सफल हो पाएंगे इस काम में और इस बड़े एग्जाम के लिए? इसके लिए मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स का उपयोग करें। जरा उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहता है जी। तो जैसे एक्टिव रिकॉल है पहला पिलर, 3 पिलर इसके हम मान लेते हैं। फर्स्ट हो गया एक्टिव रिकॉल जी। एक्टिव रिकॉल ये कहता है कि हम लोग जैसे रिवीजन के लिए जो तकनीक अपनाते हैं, किताब को दोबारा पढ़ लिए, उसमें अंडरलाइन कर दिए, उसमें हाईलाइट कर दिए, उसमें नोट्स बना लिए, ये सब बहुत ही इनएफिशिएंट स्टडी टेक्निक्स है। कई साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में ये पाया गया है। उसके बदला आप क्या करिए कि आप खुद से उसे याद करने की, जो आपने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करिए। एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को एक बार पढ़ के उसे याद करना है। याद करने का क्या तरीका है? आप फ्लैश कार्ड बना लीजिए, या फिर आप अगर उतना भी नहीं करना चाहें तो आप एक खाली कागज़ लीजिए, उस पर आप बस स्क्रिबल करिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में। उसका नोट लिख लीजिए आप। नोट भी मत लिखिए, आप डॉक्टर के जैसा लिख दीजिए कि आपका समय भी बचे। इतना ज़्यादा सिलेबस है, आप अच्छे से नोट करने जाइएगा तो उसमें भी समय बहुत लग जाएगा। आप स्क्रिबल करिए, फिर आप देखिए कि कौन से पॉइंट आपके छूट गए हैं। इससे क्या, अपने नोट्स में या बुक्स में जाके, इससे क्या होता है कि आपका जो नर्व्स का जो कनेक्शन है ब्रेन में, उस मेमोरी का, वो बार बार याद करने से वो स्ट्रांग होता है। तो ये हो गया रिवीजन का तरीका। ये एक मैं यूज़ करता था, एक्टिव रिकॉल इसे कहते हैं। दूसरा हो गया स्पेस्ड रेपिटेशन। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हर्मन एबिंगहाउस, उन्होंने एक बार सोचा कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कब भूलते हैं। फिर उन्होंने कुछ रैंडम शब्द याद किए और उसके बाद खुद को नोट करते गए कुछ समय के बाद कि अभी मुझे याद है कि याद नहीं है, याद है या नहीं है। तो उन्होंने फाइनली एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया और उन्होंने पाया कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसे हम अगर विद इन 24 आवर्स रिवाइज नहीं करें, रिपीट नहीं करें, तो हम उसे भूल जाते हैं। और अगर हम 24 आवर्स के अंदर उसे रिपीट कर लें तो फिर वो मेमोरी एज गुड एज न्यू हो जाती है और वो ज़्यादा समय के लिए रहती है। तो हमको उसे फिर दोबारा कुछ ज़्यादा समय के बाद रिपीट करना होगा। तो इसको बोलते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, क्योंकि आप एक ही मेमोरी को बार बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन आप उसके बीच में स्पेस बढ़ाते जा रहे हैं। तो स्पेस्ड रेपिटेशन इसको बोलते हैं। तो वैसे ही मैंने नोशन पे जो टूल बनाया था उसमें मुझे बस टॉपिक का नाम और डेट डालना रहता था और वो फिर मैंने फॉर्मूला उसमें डाल दिया था कि वो 1 दिन, 3, 7, 15, 30, 60 और 120 दिन के बाद उसको रिपीट करेगा कैलेंडर में। तो उस तरह से मेरा प्लानर हो गया था कि रिवीजन अब चलता रहेगा सारे सब्जेक्ट, मुझे बस पढ़ते जाना। ठीक है। तो ये हो गया स्पेस्ड रेपिटेशन। तीसरा पिलर जो मैंने बनाया था वो है इंटरलीविंग। तो इंटरलीविंग मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए 2 बैट्समैन हैं, वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बॉलर जो है वो बोलता है कि मैं तुम्हें 30 बॉल फेंकने वाला हूँ। पहले बैट्समैन को वो बोलता है कि पहले 10 बॉल फास्ट आएंगे, उसके बाद 10 बॉल ऑफ स्पिन आएंगे और फिर 10 बॉल मीडियम आएंगे। वो दूसरे बैट्समैन को बोलता है कि पहले 30 बॉल में फेंकूंगा, वो या तो फास्ट हो सकता है या ऑफ स्पिन हो सकता है या फिर मीडियम पेस हो सकता है। ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बताइए कि मैच में ज़्यादा बेहतर कौन परफॉर्म करेगा? दूसरा जो था वो दूसरा है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैच में तो बॉलर आपके बताने वाला है नहीं कि मैं ये बॉल फेंकने वाला हूँ और आप तैयार रहोगे हर तरह के बॉल के लिए। तो इसी को फिर पढ़ाई में भी अगर अप्लाई करें, क्योंकि परीक्षा जो है वो आपको एक ही सब्जेक्ट की नहीं देनी है, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स का देना है। बिल्कुल। तो वही मैं करता था कि मैं एक दिन में एक विषय नहीं, एक दिन में 3 विषय पढ़ता था और वो 3 विषय को भी जैसे मुझे 3 घंटे इकोनॉमी पढ़ना है तो उसको मैं सुबह में 1 घंटे पढ़ लिया, दोपहर में 1 घंटे पढ़ लिया, शाम में 1 घंटे पढ़ लिया और वैसे ही सब सब्जेक्ट को 1-1 घंटे का ब्रेक स्लॉट बना के करते चला गया जी। तो इससे एक विषय को 1 महीने में करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप 3 विषयों को 3 महीने में करिए। तो ये 3 पिलर पर आपने इंटरलीविंग बोलते हैं। हाँ, और चौथा जो है मैं छोटे छोटे स्टडी सेशंस में पढ़ता था कि मैं फुल फोकस से पढ़ने की कोशिश करता था और जैसे ही फोकस हटने लगता था मैं ब्रेक छोटा सा ले लेता था। तो आधे घंटे में से स्टार्ट किया था, आधे घंटे पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक,
धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जब फोकस बढ़ता गया तो 1 घंटे 1.5 घंटे तक का समय हो गया था। कितने घंटे स्टडी करते थे आप 24 घंटे में? वो तो घंटे से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं सिलेबस और टॉपिक्स कितने उस आधार पे करता था कि मैं डेली के अपने टॉपिक्स बनाता था, 80% अगर उसमें से कवर हो जाए तो फिर मैं खुश रहता था। बहुत अच्छा। और सफलता के क्या राज हो सकते हैं और कठिनतम परीक्षा के लिए किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और जब राष्ट्र और देश है तो उसके बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण है, साथ ही साथ हमारे क्या प्रेरणा के स्रोत हैं, हम कहाँ से आए और कहाँ तक जाना है, ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। ऋषभ जी, हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।